Hello and welcome to Filler Farm. I hope everyone is doing good and fine. So, कैसे हैं सब लोग? Good afternoon everyone. मेरी रिक्वेस्ट है सबों से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करो, ठीक है? हाँ जी. So my name is Mudassir Amin. I am presenting here MCQ series regarding पेपर 1 UGC नेट JRF. तो क्या है हमारा टारगेट? हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन. सो हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है टॉप 20 MCQs डेली ऑन पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM. हमारा मिशन है UGC नेट JRF. तो आपको क्या मिलता है फिलर फार्म से? आपको व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस मिलता है, आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलती है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड ज्ञान मिलता है. तो फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान मिलता है. चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना? हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन. सो और आपको फ्री क्लासेस मिलते हैं, फ्री नोट्स मिलते हैं, लाइव क्लास मिलता है, MCQs और PYQs मिलते हैं, है ना? और फ्री बुक्स मिलते हैं आपको यहाँ से. हाँ, और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से www.ugc-net.com. यानी सारे PDFs यहाँ से मिलेंगे आपको, ठीक है? और ये फ्री क्लासेस है, इनका आप लाभ ले सकते हैं. और फिलर फार्म की एक एप्लीकेशन है, उसको आप इंस्टॉल करके वहाँ से मॉक टेस्ट एंड क्विज़ेस दे सकते हैं. तो ये क्लास आप फ्री फर्स्ट पेपर के लिए ये फ्री क्लासेस है, इनको आप मिस मत कीजिए. 11 बजे होता है थ्योरी क्लास, 2 बजे होता है MCQ क्लास, और 9 बजे होता है मैथ्स क्लास, ठीक है? तो ये अचीवमेंट्स ऑफ फिलर फार्म, ठीक है? हाँ, ये नेट अचीवर्स है. तो 28 से शुरू होने जा रहा है एक क्विज फिलर फार्म की तरफ से. उसमें आप पार्टिसिपेट करो. इस वेबसाइट पे जाओ, www.ugc-net.com, वहाँ पे रजिस्टर करो, और फिर वहाँ पे आप क्विज दे सकते हैं, ठीक है? कितने क्वेश्चन होंगे तो हर एक पेपर का, ठीक है? पेपर 1 पेपर 2 दोनों पेपर्स का आप वहाँ सेलेक्ट करो पेपर, तो वहाँ से आपको क्विज मिलेंगे, ठीक है? हाँ, तो उसको आप कर लो. उसमें भी आपको पता चलेगा मेरे रैंक क्या है, आपको प्राइज भी जीत सकते हैं उसमें, है ना? चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन. सो आर यू रेडी? अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और लाइक करो, ठीक है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ठीक है? हाँ जी. तो आर यू रेडी? अपना थम्स अप दीजिए ताकि हम स्टार्ट करें आज के MCQ सीरीज. चलो, मैक्सिमम का थम्स अप आ गया है. सो लेट्स बिगिन, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज MCQ सीरीज. जेरा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन को ध्यान से देखो और ध्यान से पढ़ो और आंसर करो. क्वेश्चन नंबर 1. In totality, the teacher helps students the most in which of the following way? यानी अगर हम ओवरऑल देखेंगे कि टीचर किस में हेल्प करता है स्टूडेंट को. A. Integrated development of the child. B. Physical growth of the child. C. For socio-cultural. D. Development of the child. इसमें आप आंसर करो सब. हिंदी वाले भी पढ़ो और आंसर करो. बहुत अच्छा, सबों का आंसर आना चाहिए. वेरी गुड. अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक भी करो, ठीक है? हाँ, तो चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. आपके 30 सेकंड खत्म हो गए हैं. हाँ, तो ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर. ए पार्ट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. यानी अगर हम टोटल देखेंगे, इन नटशल देखेंगे कि यानी टीचर कैसे हेल्प करता है स्टूडेंट को, तो वो उसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड मीन्स के यानी उसमें सारा फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, है ना? हाँ, तो सोशल डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट उसमें आते हैं. तो टीचर हेल्प करता है इसको थ्रू करिकुलम, उसके लर्निंग को बनाता है वो इंटीग्रेटेड, ठीक है? इंटीग्रेटेड प्रोसेस बनाता है उसको, उसकी लर्निंग को, है ना? टीचर नर्चर्स लर्नर्स होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए. होलिस्टिक डेवलपमेंट की वो कल किसी डिबेट में पार्टिसिपेट करे, है ना? वो किसी के सामने बोल पाए,
या मतलब एग्जाम ही पास करना नहीं होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए एक बच्चे में, पूरा मतलब डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट जिसको कहते हैं हम, ठीक है। हाँ, तो टीचर किस में हेल्प करता है, और इम्प्रूव टोटलिटी ऑफ स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस, यानी जो हम भी कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स की एक्सपीरियंस को देखना, स्टूडेंट को देखना कि कहाँ मुझे वीकनेस है, कहाँ मुझे स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो ये इम्प्रूव कर लेता है, अगर किसी जगह वीकनेस होगी तो वहाँ पे उसको स्ट्रांग किया जाता है। प्रमोटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन टू ऑल लर्नर्स, यानी ये जो टीचर हेल्प करता है थ्रू करिकुलम, इन्हें सबों तक पहुँचना, यानी इक्वल एजुकेशन देना सबों को, ठीक है। चाहे कोई डिसेबल्ड होगा, चाहे कोई नॉर्मल होगा, है ना, कोई गिफ्टेड होगा, कोई एवरेज होगा, कोई बिलो एवरेज, सबों को एक ही एजुकेशन देना, तो ये टीचर का मकसद होता है। और प्रोवाइडिंग एम्पल अपॉर्चुनिटी ऑल राउंड डेवलपमेंट, और उनको मिलते डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं ताकि उनकी ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाए, यानी करिकुलर एक्टिविटीज या को करिकुलर एक्टिविटीज में उनकी पार्टिसिपेशन होती है ना। हाँ, तो टीचर ऐसा इनको हेल्प करता है एक स्टूडेंट को, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखो और आंसर करो। 30 सेकंड है आपके लिए। इफ द स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन योर टीचिंग देन यू विल, अगर स्टूडेंट्स आपकी टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा उस वक्त। ए, इग्नोर देम, उनको इग्नोर करना है स्टूडेंट्स को। बी, लीव द क्लास, आपको क्लास छोड़ना है, जाना है, और है ना, क्लास छोड़ के जाना है, और क्या करना है। सी, आस्क देम टू पे अटेंशन, है ना, तो उनको बोलेंगे कि नहीं आप अटेंड करो क्लास, आप अटेंशन रखो, है ना। डी, रिव्यू द टीचिंग मेथड, तो टीचिंग मेथड को हम देखेंगे कि हमारा टीचिंग मेथड इफेक्टिव है या इनइफेक्टिव है, ठीक है। हाँ, सब आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, क्योंकि आपके 30 सेकंड भी खत्म हो गए हैं। हाँ, रिव्यू, डी पार्ट इसका आंसर है रिव्यू द टीचिंग मेथड, यानी एक स्टूडेंट, यानी जो स्टूडेंट क्लास में नहीं आते, वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, तो टीचर को क्या करना है उस वक्त उसको अपनी मेथड जो है, मेथडोलॉजी वो यूज करता है, उसको रिव्यू करना है, उसको देखना है कि ये मतलब मेथड मुझे चेंज करना तो नहीं है, ठीक है। हाँ, तो उसको रिव्यू करना है उसमें कि फॉल्ट कहाँ पे है, अपने मेथडोलॉजी को उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। इन ए लाइवली क्लासरूम इन सिचुएशन देयर इज लाइकली टू बी, यानी जब क्लासरूम चलता होगा तो उस वक्त क्या होता है ज्यादा। ए, ओकेजनल रोर्स ऑफ लाटर। बी, कंप्लीट साइलेंस। सी, फ्रीक्वेंट टीचर स्टूडेंट डायलॉग। डी, लाउड डिस्कशन अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है। आपके पास 30 सेकंड है, इसको करो, सबको आंसर आना चाहिए। लाइवली क्लासरूम में क्या होता है, ठीक है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा सब आंसर करो, सबका आंसर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा क्विक रेस्पॉन्स आ रहा है आजकल, वेरी गुड। आज तो क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट भी नहीं है, ये तो इजी है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होती है, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग लेवल में चेक किया जाता है क्वेश्चन में। तो आपके 30 सेकंड खत्म हो गए, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट, फ्रीक्वेंट टीचर स्टूडेंट डायलॉग, यानी जब क्लासरूम लाइवली होता है, ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलती रहती है, तो उसमें फ्रीक्वेंट टीचर स्टूडेंट डायलॉग होता है, यानी अक्सर टीचर स्टूडेंट बातें कर, मतलब इंटरेक्शन होता है उसमें टीचर स्टूडेंट के बीच में, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4, इसको पढ़ो और आंसर करो। फॉर मेंटेनिंग एन इफेक्टिव डिसिप्लिन इन द क्लास द टीचर शुड, यानी एक इफेक्टिव डिसिप्लिन रखना, यानी अच्छा सा डिसिप्लिन रखना क्लासरूम में, टीचर को क्या करना है उस वक्त। ए, अलाउ स्टूडेंट्स टू डू व्हाट दे लाइक। बी, डील विद द स्टूडेंट्स स्ट्रिक्टली। सी, गिव द स्टूडेंट्स सम प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। डी, डील विद देम पोलाइटली एंड फर्मली। इसको देखो और आंसर करो, जल्दी करो, सब आंसर, तुरंत आंसर आना चाहिए। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा।
क्विक रेस्पॉन्स आ रहा है, वेरी गुड। ऐसे रेस्पॉन्स करते रहो और देखते रहो कि कितने ठीक हो गए कितने गलत हो गए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करो, सब मैक्सिमम लाइक्स आने चाहिए। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, डील विद देम पोलाइटली एंड फर्मली। यानी जब हमें डिसिप्लिन क्रिएट करना होगा, अच्छे से डिसिप्लिन मेंटेन रखना होगा क्लासरूम में, तो टीचर को उस वक्त क्या करना है, उनके बच्चों के साथ बिहेव करना विद गुड मैनर्स, यानी पोलाइटली, ठीक है, गुड मैनर्स के साथ, अच्छे आदत के साथ, है ना, पेश आना बच्चों के साथ। और कैसे पेश आना है, यानी जो एक्सेप्टेबल होगा सोसाइटी में, जो एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है, उस ऐसे पेश आना है। रूडली बिहेवियर नहीं करना है, ठीक है, रूडली बिहेवियर नहीं करना है विद द स्टूडेंट्स, बच्चों के साथ। अगर रूडली बिहेवियर करेंगे तो बच्चे दूसरे दिन स्कूल या कॉलेज में नहीं आ जाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें वो रवैया अपनाना है जैसे बच्चे रोज कहेंगे नहीं हम कल स्कूल जाएंगे, ये दिन कब आएगा, है ना। कॉलेज के बच्चे वो भी कहेंगे कि नहीं हमारा वहाँ पे जो टीचर है वो अच्छा है ना। तो ऐसे पेश आना है बच्चों के साथ, चाहे क्लासरूम में चाहे आउटसाइड क्लासरूम, ठीक है। ओके, सो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5, इसको पढ़ो और आंसर करो। Those teachers are popular among students who, यानी वो टीचर्स स्टूडेंट्स में पॉपुलर होते हैं, मशहूर होते हैं, है ना। कौन? ए, डेवलप इंटीमेसी विद देम, बी, हेल्प देम सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, सी, अवॉर्ड गुड ग्रेड्स, डी, टेक क्लासेस फॉर एक्स्ट्रा ट्यूशन फी। सब आंसर करो, सबको आंसर आना चाहिए 30 सेकंड में। बहुत अच्छा, सबको आंसर आना चाहिए। हाँ, क्विक रेस्पॉन्स ऐसे करो, वेरी गुड वेरी गुड, सब अच्छे से जा रहा है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मैक्सिमम का आंसर आ गया, ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, हेल्प देम सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। यानी स्टूडेंट्स को क्लासरूम में जब भी जो भी प्रॉब्लम होगी, है ना, तो उस वक्त टीचर को क्या करना है, उनके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, उनको सोल्यूशन ढूंढना है, ठीक है। चाहे आउटसाइड क्लासरूम होगा चाहे क्लासरूम में होगा, तो जो भी प्रॉब्लम होगी स्टूडेंट को, चाहे पढ़ने में दिक्कत होगी, चाहे कोई स्ट्रेस होगा, है ना, कोई प्रॉब्लम होगी, तो उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उसको सोल्यूशन निकालना है, ट्रीटमेंट देना है उसका, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6, इसको पढ़ो और आंसर करो। On the first day of his class, if a teacher is asked by the student to introduce himself, he should, यानी जब एक टीचर का पहला क्लास होगा किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में, तो उस वक्त उसको बोला जाएगा कि आप अपना परिचय दे दीजिए। यानी इफ ए टीचर इज आस्क्ड बाय द स्टूडेंट टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, अगर स्टूडेंट्स कहेंगे टीचर को कि सर आप अपने बारे में बता दीजिए, तो उस वक्त क्या करना है उस टीचर को, ए, आस्क देम टू मीट आफ्टर द क्लास, B, tell them about him in brief, C, ignore the demand and start teaching, D, scold them and scold the student for this unwanted demand। सब आंसर करो, आपके पास 30 सेकंड है। बहुत अच्छा, क्विक रेस्पॉन्स आ रहा है आजकल, वेरी गुड, एक्सेलेंट, आप तो टैलेंटेड बच्चे हैं। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, टेल देम अबाउट हिम इन ब्रीफ। तो उस वक्त टीचर को क्या करना है, जब स्टूडेंट्स बोलेंगे, स्टूडेंट्स की डिमांड होगी, सर हमें आपके बारे में कुछ पता नहीं है, तो एक टीचर को क्या करना है, उसको बोलना है अपने बारे में, बट इन ब्रीफ, 1-2 सेंटेंस अपने बारे में बताने हैं, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बी रेडी आपके स्क्रीन पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, करो, इसको पढ़ो पहले। व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन ट्राइंग टू टेस्ट मेमोराइजेशन। व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट इज मोस्ट इफेक्टिव, यानी कौन से टाइप का टेस्ट जो इफेक्टिव रहता है, ठीक है। जब हम टेस्ट करते हैं विद स्टूडेंट्स या हम कोई टूल बनाते हैं उसका टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो कौन सा टेस्ट जो है
वो इफेक्टिव रहता है जब हम उसको मेमोराइज करने के लिए टेस्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, यानी कौन से टेस्ट मेमोराइज करने के लिए हम चूज करते हैं विच विल बी इफेक्टिव, यानी वो टेस्ट इफेक्टिव होते हैं फॉर मेमोराइजेशन, ठीक है। याद दहानी के लिए, मेमोराइजेशन में याद दहानी के लिए कौन से ठीक रहते हैं, यानी किन, यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं किन टेस्ट से हम याद दहानी को मेजर करते हैं, यानी मेमोराइजेशन को मेजर करते हैं। A part true or false, B multiple choice question, C fill in the blanks, D both B and C। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मैक्सिमम का आंसर आ गया है, वेरी गुड। ऐसे आंसर करते रहो, क्विक रेस्पॉन्स दे दो, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, बोथ बी एंड सी। देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स वो क्वेश्चन होते हैं जो मेमोराइजेशन को टेस्ट करते हैं, ठीक है, और इफेक्टिवली ये मेजर करते हैं मेमोराइजेशन को। और ट्रू फॉल्स किसके काम में आते हैं, देखते हैं। जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होते हैं ये हम यूज करते हैं टू चेक द सरफेस लेवल नॉलेज। सरफेस लेवल नॉलेज क्या होती है कि डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियाज एंड कंसेप्ट्स, ठीक है, कि कितनी गहरी इसको पता है, कितनी गहरी नॉलेज उसके पास है अबाउट द आइडिया, किसी कंसेप्ट के बारे में। तो इसमें क्या करते हैं कि हम बियॉन्ड मेमोराइजेशन जाते हैं, यानी एक तो याद दहानी, कितना याद रहा इसको। दूसरा जो हम जाते हैं, मतलब क्या कहते हैं हम इसको कि बियॉन्ड मेमोरी, यानी क्रिएटिविटी लेवल पे भी हम जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि यानी इसको हम अप्लाई करते हैं, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हम अप्लाई करते हैं वहां पे जहां पे हमें न्यू कंटेक्स्ट को अंडरस्टैंड करवाना होगा, ठीक है। हाँ, तो ये सरफेस नॉलेज कहलाता है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं ये मेजर करते हैं, मतलब जो मेमोराइजेशन होती है उसको मेजर करता है। और क्या करते हैं ये, मतलब इससे हम, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से हम फीडबैक भी ले सकते हैं, है ना। प्रॉम्प्ट फीड जो हमने पढ़ाया, तो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेंगे, देखेंगे कि बच्चों को कितना याद रहा, है ना, आज के लेसन में कितना याद रहा, तो हम मल्टीपल चॉइस टेस्ट करेंगे, है ना। हाँ, तो यहाँ पे यानी हम क्या करते हैं कि रोट लर्निंग जो है, रोट लर्निंग को हम यहाँ पे अवॉइड कर लेते हैं, बट हम यहाँ पे मेमोराइजेशन को देखते हैं ना। हाँ, इससे हम क्या करते हैं, इससे हम हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज मेजर कर सकते हैं मल्टीपल चॉइस टेस्ट से। फिर इन द ब्लैंक्स टेस्ट से क्या होता है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि मिसिंग इंफॉर्मेशन जो है कि ये इसको फिल कर सकता है, इन्हें कितना इसको याद रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोर्ड पे लिखूंगा कोई फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, तो उस वक्त देखेंगे कि इन्हें बच्चों को कितना याद रहा जो मैंने पढ़ाया है, तो उससे पता चलेगा कि ये जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है तो ये उसी से होगा, किससे, जो मैंने पढ़ाया होगा, ठीक है। हाँ, दैट मीन्स कि यानी मेमोराइजेशन के लिए हम दो यूज करते हैं, एक तो मल्टीपल चॉइस टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स। ट्रू फॉल्स हम यूज करते हैं जब हमें डेप्थ नॉलेज का डेप्थ पता करना होगा, ठीक है। हाँ, चलो, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8, इसको पढ़ो और आंसर करो। ऐसे टाइप टेस्ट आर नॉट रिलायबल बिकॉज, ऐसे टाइप टेस्ट जो होते हैं वो रिलायबल नहीं होते हैं, है ना। क्यों रिलायबल नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ, देयर आंसर्स आर डिफरेंट, बी देयर रिजल्ट्स आर डिफरेंट, देयर चेकिंग इज अफेक्टेड बाय एग्जामिनर्स मूड, डी देयर रेस्पॉन्डिंग स्टाइल्स आर डिफरेंट। आंसर करो सब। यानी जो ऐसे टाइप टेस्टर्स होते हैं वो ट्रस्टेड नहीं होते हैं, उन पे हम यकीन नहीं करेंगे, ठीक है, उन पे हम बिलीव नहीं करेंगे, वो ट्रस्टेड नहीं होते हैं, या रिलायबल हम कहेंगे, हैं उनमें, या गुड क्वालिटी के नहीं होगी, हैं। हाँ, रिलायबल मीन्स गुड क्वालिटी के नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं वो बताना है आपको। चलो, मैक्सिमम का आंसर आ गया। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट। देयर चेकिंग इज अफेक्टेड बाय एग्जामिनर्स मूड, यानी जब ऐसे टाइप टेस्ट्स को
चेक किया जाता है बाय एग्जामिनर, यानी जो टीचर या एग्जामिनर होता है उसके मूड को वो इफेक्ट करता है। वो कैसे इफेक्ट करता है? जब लिखा हुआ होता है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कोई लिखा होगा तो उसके बाद जो स्टूडेंट आंसर लिखा होगा वो कुछ और लिखा होगा, ठीक है, मतलब रिलेवेंट आंसर नहीं होगा, तो उसे भी मूड इफेक्ट करेगा एग्जामिनर के, है ना। या उसने अपनी ही कहानी लिखी हुई होगी तो उससे भी उसका मूड खराब हो जाएगा, है ना। हाँ, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा उसके मूड पे, एग्जामिनर के मूड पे। यानी ओवरऑल हम कहेंगे कि यानी जो ऐसे टाइप टेस्ट्स होते हैं वो रिलायबल तभी नहीं होते हैं क्योंकि जो एग्जामिनर का मूड होता है वो अफेक्ट कर देते हैं उसके मूड को, ठीक है। हाँ, ये आप याद रखोगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सीक्रेट में क्वेश्चन नंबर 9, इसको पढ़ो और आंसर करो। चलो, टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इट इज नेसेसरी, अगर हमें स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को बढ़ाना होगा यानी बढ़ावा देना होगा तो हमें क्या करना है? टू इवैल्यूएट स्टूडेंट्स कंटिन्यूअसली, बी टू गिव हाई सैलरी टू टीचर्स, सी टू रिवाइज करिकुलम, डी टू मेक गुड स्कूल बिल्डिंग। सब आंसर करो, सबको का आंसर आना चाहिए। 30 सेकंड है आपके लिए, है ना। हाँ, हिंदी वाले भी पढ़ो, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, आंसर खत्म करते हुए लाइक करो। जिसने नहीं किया है लाइक, वो लाइक करो। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके सिक्री पे इसका आंसर। ए पार्ट, टू एवेलुएट स्टूडेंट्स कंटिन्यूअसली, यानी हमें कंटिन्यूअसली स्टूडेंट्स को इवेलुएट करना होगा, ठीक है, कि उससे हमें पता चलेगा कि यानी फॉर एग्जाम्पल यूनिट वाइज हम टेस्ट करेंगे, यूनिट वाइज हम इवेलुएट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल या चैप्टर वाइज हम इवेलुएट करेंगे। पहला चैप्टर पढ़ाया, फिर उसके बाद उसको क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। इसमें बच्चों को कितना याद रख, कितना उन्होंने ग्रास्प कर लिया है ना। तो ये हम करेंगे, उससे क्या होगा कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बढ़ जाएगा। यानी बच्चों की परफॉर्मेंस जब बढ़ेगी दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन भी बढ़ जाएगी, है ना। हाँ, देखो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन डिपेंड ऐसे नहीं करता कि बिल्डिंग पे या बाकी फैसिलिटीज पे, ये इस पे ज्यादा डिपेंड ज्यादा करता है परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स में परफॉर्मेंस कितनी होगी। तो टीचर जब उसी तरीके के होंगे, यानी अच्छे क्वालिटी के होंगे, है ना, क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी, तब हमारी जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन वो बढ़ जाएगी, है ना। हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सीक्रेट पे क्वेश्चन नंबर 10, इसको पढ़ो और आंसर करो। बहुत अच्छा। द बेस्ट मेथड ऑफ चेकिंग ए स्टूडेंट्स होमवर्क इज, यानी स्टूडेंट की होमवर्क को चेक करने के लिए कौन सा बेस्ट मेथड है? ए टू असाइन इट टू इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को देना पड़ेगा, है ना, वो असाइन करेंगे इसको। टू चेक द आंसर्स इन द क्लास इन ग्रुप मैनर, सी टू चेक देम विद द हेल्प ऑफ स्पेसिमेन आंसर, डी टू चेक बाय द टीचर हिमसेल्फ इन अ रेगुलर वे। सब आंसर करो, सबको का आंसर आना चाहिए। आपके पास 30 सेकंड है ना। हाँ, बहुत अच्छा, सबों का आंसर क्विक रेस्पॉन्स आ रहा है, वेरी गुड, एक्सलेंट। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करो। तो चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर इसका आंसर। डी पार्ट, टू चेक बाय द टीचर हिमसेल्फ इन अ रेगुलर वे, यानी टीचर को खुद होमवर्क चेक करनी है ना, रेगुलर वे यानी रोजाना, और अच्छे से चेक करना है। बच्चे ने कहाँ ठीक लिखा, कहाँ गलत लिखा है, वो उसको एनसर्कल करना है ना, उसको आइडेंटिफाई करना है, गलत कहाँ लिखा है, बच्चों को समझाना है कैसे लिखना है ना। तो होमवर्क को चेक करना एक टीचर का काम होता है डेली, ठीक है। तो ये एक बेस्ट मेथड है होमवर्क को चेक करने के लिए, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11, इसको पढ़ो और आंसर करो। The most important indicator of quality of education in an education institute is, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर कौन होता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का, ठीक है। हाँ, ए इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज ऑफ ए स्कूल, बी क्लासरूम सिस्टम, सी टेक्स्ट बुक्स एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, डी स्टूडेंट्स अचीवमेंट लेवल। यानी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कौन रिफ्लेक्ट करता है, कौन दिखाता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक इंस्टीट्यूट में, इनमें से जो नीचे दिए गए हैं, ठीक है। इन्हें बुक्स है, टेक्स्ट बुक्स है, या क्लासरूम सिस्टम है,
स्मार्ट बोर्ड्स लगे हुए हैं, है ना, या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ऑफ स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज कितने होंगे, इन्हें सारे फैसिलिटीज है वहाँ पे नहीं है, या स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल, या स्टूडेंट की अचीवमेंट जो है यानी अच्छी कारकर्दगी जो होगी, परफॉर्मेंस, स्टूडेंट परफॉर्मेंस जो होगी, वो हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को दिखाता है। कौन इनमें से दिखाता है? ABCD। जल्दी करो सब आंसर। चलो मैक्सिमम का आंसर आ गया है, देखते हैं आप टैलेंटेड बच्चे हैं, अब जल्दी आज आंसर कर रहे हो। ये रहा आपके सेकंड में इसका आंसर, डी पार्ट, स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल। यानी जब हम देखते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, उसमें रिफ्लेक्शन दिखाते हैं, उसमें देखते हैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अच्छी है, दैट मीन्स क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है यहाँ पे। अगर नहीं है तो हम कहेंगे कि यानी ये यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन कैसी है ना, हाँ नहीं है। चलो बहुत अच्छा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12, इसको पढ़ो। समेटिव इवैल्यूएशन इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। समेटिव इवैल्यूएशन किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है ना। समेटिव इवैल्यूएशन का मकसद क्या होता है? A, to monitor students' progress during the learning process. B, primarily to certify or grade students, to find out the students' interests and work habits. D, to assign students to specific learning groups. वेरी गुड, सबको का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। वेरी गुड, आंसर करो सब, सबकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, कोई भागना नहीं चाहिए। हाँ भागो मत, आंसर करो सब, और लाइक करो वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया, इससे आपकी परफॉर्मेंस पता चलती है आपको कितना मेहनत करनी है, और है ना। हाँ चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मैक्सिमम का आंसर आ गया, ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, प्राइमरीली टू सर्टिफाई और ग्रेड स्टूडेंट्स। समेटिव इवैल्यूएशन हम इसलिए करते हैं कि जो हम मतलब हम सर्टिफिकेट देते हैं लास्ट पे, आफ्टर ईयर हम सर्टिफिकेट देते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई से 10th किया है तो उसको मैट्रिक की सर्टिफिकेट देते हैं, मैट्रिकुलेशन की। इसी तरह किसी ने 12th किया है तो उसके 12th HSC पार्ट सेकंड, हायर सेकेंडरी एजुकेशन पार्ट सेकंड की सर्टिफिकेट देते हैं ना। हाँ तो इसी तरह कोई ग्रेजुएशन करता है ना, उसको ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट मिलती है ना, किसी डिग्री की सर्टिफिकेट मिलती है। तो दैट मीन्स कि समेटिव इवैल्यूएशन पे हम क्या करते हैं, हम एक सर्टिफिकेट या ग्रेड देते हैं। किसी को ग्रेड मिलता है A, किसी को B, किसी को B+, किसी को A+, है ना। हाँ तो ये इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13। व्हेन ए स्टूडेंट टेक्स द सेम टेस्ट ट्वाइस इट इज रेफर्ड एज। यानी जब स्टूडेंट एक टेस्ट देता है, एक ही टेस्ट 2 बार, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको पोस्ट टेस्ट कहते हैं, या प्री टेस्ट कहते हैं, या टेस्ट रिटेस्ट कहते हैं, या आफ्टर टेस्ट। आंसर करो सब। अगर हिंदी वालों को समझ में नहीं आता होगा तो वो नीचे देखो, हिंदी में दिया गया है, इसको पढ़ो और आंसर करो। वेरी गुड, क्विक रेस्पॉन्स आना चाहिए। यानी जब एक स्टूडेंट टेस्ट देता है 2 बार, वही टेस्ट देता है, यानी सेम टेस्ट ट्वाइस, 2 बार देता है वही एक टेस्ट, तो उसको क्या कहते हैं? इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बट समझने की बात होती है यहाँ पे। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट, टेस्ट रिटेस्ट, ठीक है। हाँ तो देखते टेस्ट, देखो प्री टेस्ट, हम अगर हमें एक्सपेरिमेंट कोई करना होता है हम पहले क्या करते हैं, प्री टेस्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं इनका लेवल क्या है, या फॉर एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट्स पे करता हूँ कोई टेस्ट, तो मैं प्री टेस्ट करता हूँ। उसके बाद मैं जब उनको ट्रीटमेंट दे दूंगा, ट्रीटमेंट देने के बाद मैं पोस्ट टेस्ट देता हूँ, ठीक है। पोस्ट मैं और एक टेस्ट लेता हूँ उनका, दैट बिकम्स पोस्ट टेस्ट, ठीक है। तो टेस्ट रिटेस्ट क्या होता है ना। देखते हैं टेस्ट रिटेस्ट क्या होता है। ये मेजर करता है कि यानी एक रिजल्ट उसको मेजर करता है, उनकी कंसिस्टेंसी को मेजर करता है कि पहले जो हमने टेस्ट किया उसका जो रिजल्ट क्या रहा, तो उसको मेजर करते हैं दूसरे टेस्ट के साथ। बट ये हम टेस्ट जो टेस्ट और रिटेस्ट करते हैं, इसको करते हैं हम, यानी एक तो सेम टेस्ट होता है, दूसरा सेम सैंपल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास मैंने 50 स्टूडेंट्स को ले लिया है, उसके बाद मैं उन्हीं 50 स्टूडेंट्स को लेता हूँ, है ना। तो मगर डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, डिफरेंट टाइम्स पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी फॉर एग्जाम्पल
फरवरी में किया एक टेस्ट, अब मैं करूंगा जून में एक टेस्ट, ठीक है, मगर उन्हीं को जिनको मैंने पहले किया है, और वही यूज टेस्ट टूल मैं यूज करूंगा जो मैंने पहले यूज किया है, ठीक है। हाँ, तो ये दिखाता है यहाँ पे कि स्कोर दिखाता है हमें, ठीक है, टेस्ट रिटेस्ट हमें स्कोर दिखाता है, बट वही स्कोर कितना चेंज आ गया है, बट विद शॉर्ट टाइम इंटरवल, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे कहता है कि एक एग्जांपल अगर हम कहेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने आईक्यू टेस्ट लिया है 50 पार्टिसिपेंट्स का जनवरी में, ठीक है, जनवरी 1 में मैंने इनका टेस्ट ले लिया है। उसके बाद में सेम टाइप ऑफ आईक्यू टेस्ट लेता हूं, बट थोड़ा सी चेंज, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल डाला है, ठीक है, तो उसके बाद मतलब सेम ग्रुप होगा, 50 पार्टिसिपेंट जो पहले थे अब वही 50 पार्टिसिपेंट्स होंगे, बट आफ्टर 1 मंथ लेटर। फॉर एग्जांपल अगर मैंने जनवरी में किया, अब मैं करूंगा फरवरी में, फरवरी एंडिंग, या मार्च 1 मार्च में करूंगा, ठीक है। हाँ, तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे यानी सेम पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक है, सेम टेस्ट होता है, बट थोड़ी डिफिकल्टी लेवल होती है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम, फिर हम इसमें रिजल्ट्स निकालते हैं कि जो ये टेस्ट है इसमें टेस्ट रिलायबिलिटी कितनी है, ठीक है, कितना ट्रस्ट वर्दी है ये, ठीक है, ये टेस्ट कितना ट्रस्ट वर्दी है। इसके बारे में बताया फिलिस 1986 में, उसने बताया कि अगर टेस्ट रिटेस्ट का वैल्यू होगा 0.4 to 0.75 वो गुड माना जाता है एज गुड, और अगर एबो 0.75 वैल्यू होगा टेस्ट रिटेस्ट का, दैट इज एक्सलेंट टेस्ट, ठीक है, वो टेस्ट हो सकता है। इस तरह सिस्टेटी कहता है 1994 में, और उसने बताया है, मतलब उसने इस पर रिसर्च भी किया है, वो बताता है 0.4 to 0.59 अगर होगा टेस्ट रिटेस्ट का वैल्यू तो वो फेयर माना जाता है। इस तरह 0.60 to 0.74 अगर वैल्यू होगा तो वो गुड माना जाता है वो टेस्ट। तो इस तरह अगर एबो 0.75 होता है वो एक्सलेंट, वो दोनों ने बोला है, यानी फ्लिस ने भी और सिस्टेटी ने भी, तो दोनों ने भी बोला है कि 0.75 होता है एक्सलेंट, ठीक है। हाँ, यानी इससे एबो जब स्कोर होगा एक टेस्ट का, है ना। हाँ, तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज टेस्ट एंड टेस्ट। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, बी रेडी। क्वेश्चन नंबर 14, विच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज कैरीड आउट एट द एंड ऑफ ए कोर्स ऑफ स्टडी। वेरी इजी क्वेश्चन है, देखते हैं किसको आएगा ये क्वेश्चन। यानी एट द एंड ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी कौन सा टेस्ट करते हैं, ए पार्ट समेटिव, बी असेसमेंट, सी फॉर्मेटिव, डी बोथ ए एंड बी। वेरी गुड, क्विक रेस्पॉन्स आना चाहिए इस पे, बिना देख के आपको, बिना झिझक के आपको इसका आंसर करना चाहिए। वेरी गुड, तो चलते इसका आंसर देखते, ज्यादा टाइम नहीं ले लेंगे इस पे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव हम करते हैं एट द एंड ऑफ द कोर्स, एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, और फिर हम ग्रेड देते हैं या हम सर्टिफिकेट देते हैं या उसको परसेंटेज मिलती है, ठीक है, कितने मार्क्स मिले हैं। चलो, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। फॉर्मेटिव हम करते हैं, उसके इवैल्यूएशन करते हैं कि यानी कितना परफॉर्मेंस को और बढ़ाने के लिए ना, उसको आगे कितनी और मेहनत करनी है, वो तो फॉर्मेटिव होती है। हाँ, उसमें हम उसको बोलते हैं कहाँ कहाँ पे आपकी वीकनेस है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा आपके में क्वेश्चन नंबर 15, विच टेस्ट इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ ए लर्नर। एबिलिटी ऑफ ए लर्नर को कहाँ पे मेजर किया जाता है, ठीक है, कहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है। ए एप्टीट्यूड टेस्ट, बी एटीट्यूड टेस्ट, सी अचीवमेंट, डी स्कोलास्टिक, ठीक है। हाँ, हिंदी वाले भी पढ़ो और आंसर करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट समझने की बात होती है यहाँ पे। एबिलिटी ऑफ ए लर्नर कहां देखा जाता है, कहां डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट एप्टीट्यूड हम देखते हैं, एबिलिटी ऑफ ए लर्नर हम देखते हैं कि इसमें कितना ये एबिलिटी है, ठीक है। देखते हैं एप्टीट्यूड और अचीवमेंट टेस्ट के बारे में थोड़ा सा। एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है इसको डिजाइन किया जाता है टू एसेस व्हाट ए पर्सन इज कैपेबल ऑफ डूइंग और टू प्रेडिक्ट व्हाट ए पर्सन इज एबल टू लर्न और डू गिव द राइट एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन।
यानी एप्टीट्यूड टेस्ट पे हम देखते हैं कि एक शख्स क्या कर सकता है, कैपेबल ऑफ डूइंग, वो क्या कर सकता है, या वो उस पर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जब हम उसका एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं ये कौन सा काम कर सकता है, ठीक है, इसमें कौन सा क्षमता है, ठीक है। हाँ, तो यानी वो क्या लर्न कर सकता है ये भी हम मेजर कर सकते हैं, एक बच्चा क्या लर्न कर सकता है ना, ये भी हम एप्टीट्यूड टेस्ट से देख सकते हैं। या इसको कौन सी एजुकेशन की जरूरत है, कौन सी इंस्ट्रक्शन की जरूरत है, वो भी हम देखेंगे एप्टीट्यूड टेस्ट से ही, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन्स लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी टू परफॉर्म सर्टेन टाइप ऑफ टास्क। तो ये हमें दिखाता है कि एक शख्स की कॉम्पिटेंसी दिखाता है कि ये कौन सा काम कर सकता है, टू परफॉर्म सर्टेन टाइप ऑफ टास्क, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट आर ऑफन यूज्ड टू असेस एकेडमिक पोटेंशियल और कैरियर सुटेबिलिटी, यानी ये किस कैरियर में जा सकता है ये भी हम देख सकते हैं थ्रू एप्टीट्यूड टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंप्यूटर एग्जाम में जाते हो, वहां पे आपको टेस्ट किया जाता है कि आप इसके लायक है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एग्जाम में जाते हो, पायलट एग्जाम, फ्लाइट फाइट जो पायलट होता है ना, तो उसमें आप जाते हो, वो एग्जाम देते हो, है ना, उसमें आपकी एप्टीट्यूड चेक किया जाता है, आप इस जॉब के लिए लायक है या नहीं है। आप IAS देते हो, आप KS देते हो, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम देते हो, है ना, जो नेट JRF एग्जाम है, तो ये भी एप्टीट्यूड टेस्ट है ना। तो यहाँ पे आपको चेक किया जाता है आप इसके काबिल है कि नहीं है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डोमिनस से मेजर किया जाता है, ठीक है। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो इस तरह अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, इसमें मेजर करते हैं कि जो बच्चे ने कितनी नॉलेज हासिल की है ना एक स्पेसिफिक एरिया में, है, तो उसके स्किल को चेक किया जाता है ना। तो ये जो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं ये मोस्टली होते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ठीक है, जिसमें हम मेजर करते हैं स्किल और नॉलेज को, ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रेड में से कितना नॉलेज हासिल किया है। तो अगर पर्टिकुलर ग्रेड में कितना नॉलेज हासिल किया तो उसको मेजर करेंगे अचीवमेंट टेस्ट से। अगर हमें कैरियर के बारे में देखना है कि यानी कौन सा फील्ड इसको किस में अच्छा है, किस फील्ड में अच्छा है, तो उस वक्त हम एप्टीट्यूड टेस्ट करेंगे उस बच्चे के लिए, ठीक है, या उस कैंडिडेट के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड, वेरी गुड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16, इसको पढ़ो और आंसर करो। बहुत अच्छा। द वर्ब्स राइट, लिस्ट, लेबल एंड नेम व्हेन यूज्ड इन एन एग्जामिनेशन टेस्ट द। तो जब हम वर्ब्स यूज करते हैं कोई ऑब्जेक्टिव बनाने में, फॉर एग्जाम्पल हम राइट लिखते हैं, लिस्ट, लेबल एंड नेम, या किसी एग्जाम में हम इसको यूज करते हैं इन वर्ब्स को, तो उस वक्त इसको किस लेवल में लेके जाएंगे? क्या ये कंप्रेंजन लेवल है, क्या ये एप्लीकेशन लेवल है, क्या ये नॉलेज लेवल है, क्या ये सिंथेसिस लेवल है? सब आंसर करो, क्विक रेस्पॉन्स आना चाहिए। वेरी गुड, ऐसे रेस्पॉन्स करते रहो, भागो मत, ठीक है। हाँ, आंसर करो। हिंदी वाले भी पढ़ो, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर इसका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट जब आपने पढ़ा होगा तब आपको आएगा ये। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर इसका आंसर, सी पार्ट, नॉलेज लेवल, यानी नॉलेज को हम देखते हैं यहाँ पे। जब हम कहते हैं यानी जब हम एग्जाम में यूज करते हैं इनको, तो राइट अगर हमें लिखना होगा, राइट फ्यू लाइन्स ऑन योर स्कूल, तो ये नॉलेज लेवल है ना। लिस्ट 5 वेजिटेबल्स, है ना, तो ये भी नॉलेज का है। लेबल, नेम, तो ये जो हम यूज करते हैं ये वर्ब्स, तो ये सारे नॉलेज लेवल के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से क्या होते हैं, कौन से वर्ब्स किस लेवल में आते हैं, ठीक है, ये देखते हैं। इसमें देखो नॉलेज में आते हैं काउंट, डिफाइन, डिस्क्राइब, ड्रा, आइडेंटिफाई, लेबल्स, लिस्ट, मैच, नेम, आउटलाइन्स, पॉइंट, कोट, रीड, है ना, रिकॉल, ये सब आ गए। इसमें राइट भी आ गए ना। तो इस तरह कंप्रेंजन में आते हैं, एप्लीकेशन में, एनालिसिस में, सिंथेसिस में और इवैल्यूएशन में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप अपने नोटबुक पे लिख के रखो। ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल वहां पे लिखा होगा एनालाइज, या ऐसे लगा ब्रेक डाउन, कंबाइन, डिटेक्ट, किस में आते हैं, ठीक है, तो किस लेवल में आते हैं जब हम इनको एग्जाम में लेते हैं, या हम ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए ये वर्ब्स यूज करते हैं, तो आप लिखोगे वहां पे एनालिसिस, ठीक है। इसी तरह सिंथेसिस में कैटेगराइज, कंबाइन, कंपाइल, है ना, इनको आप
एक इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप नोटबुक पे लिख के रखो। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। हाँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसको मेमोराइज करो। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके स्क्रीन पर। साइट, SIT, साइट स्टैंड्स फॉर, ठीक है। हाँ, तो साइट का मतलब क्या है, यहाँ पे साइट की फुल फॉर्म क्या है? ए, सिस्टम फॉर इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। बी, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। सी, साउथ इंडियन ट्रेड एस्टेट। डी, नन ऑफ द अबव। वेरी गुड, 30 सेकंड है आपके लिए, इसका आंसर करो सब। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इस पे। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मैक्सिमम का आंसर आ गया है तो देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ये है साइट की फुल फॉर्म, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18। नेशनल लिटरेसी मिशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन। नेशनल लिटरेसी मिशन कब एस्टैब्लिश किया गया है? ए, 1996, बी 1988, 1999, सी, डी 2001, ठीक है। सब पढ़ो और आंसर करो। हाँ, चीटिंग के बगैर आंसर करो, ठीक है। चीटिंग कोई नहीं करेगा। देखो, चीटिंग करोगे तो आपका ही उसमें फॉल्ट रहेगा, है ना। अभी आप आंसर करोगे, अगर गलत भी करोगे तो याद रहेगा, फिर आगे जब करेक्ट आंसर आ जाएगा फिर आप बोलोगे हाँ उस दिन मुझे वो क्वेश्चन गलत हो गया है, तो ये आंसर नहीं है कि इसका करेक्ट आंसर ये है ना। हाँ, सबको का आंसर आना चाहिए। चलो, मैक्सिमम का आंसर आ गया है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, 1988 बी पार्ट, यानी NLM, नेशनल लिटरेसी मिशन। कभी आता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NLM, ठीक है, नेशनल लिटरेसी मिशन। तो ये एस्टेब्लिश किया 1988 में। इसको देखते हैं थोड़ा सा। NLM was set up in 1988 with the approval of the cabinet as an independent and autonomous wing of the Ministry of Human Resource Development, Department of Education. NLM is the nodal agency for overall planning and management and funding of adult education programs and institutions. यानी NLM क्या है, ये 1988 में इसको अप्रूव किया गया है, ठीक है। एक ऑटोनॉमस और इंडिपेंडेंट विंग बनाया गया है इसको थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ HRD, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से। तो ये वो एजेंसी बनाई गई, नोडल एजेंसी है ये। NLM एक नोडल एजेंसी है। तो ये क्या काम करता है, ये दिखता है ओवरऑल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एंड फंडिंग ऑफ एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स एंड इंस्टीट्यूशंस, यानी जो एंड्रोगॉजी पे काम करता है। एंड्रोगॉजी डील्स विद एडल्ट एजुकेशन, ठीक है, यानी उनकी प्लानिंग, उनका उसका मैनेज करना, उसकी फंडिंग करना, है ना, एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स को। तो या उन जो एडल्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उन पे फंडिंग करना है, उन पे मैनेजिंग करना है ना, उन पे प्लानिंग करना है। तो NLM का ये काम है। तो प्रेजेंटली जो एडल्ट एजुकेशन जो चलता है, साक्षर भारत प्रोग्राम SBP, इसके अंदर चलता है। तो ये जो SBP है ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द NLM, ठीक है। हाँ, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19। इसको पढ़ो और आंसर करो। द मेन नेम ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का मेन नेम क्या है? सब आंसर करो। A, to open colleges of education. B, to promote research in education. C, to maintain standards in colleges of education. D, to provide grant to colleges of education. बहुत अच्छा, मैक्सिमम का आंसर आ गया है। ऐसे सब आंसर करो, पार्टिसिपेट करो सब, भागो मत। वेरी गुड। तो चलते हैं, और वीडियो को लाइक करो सबको मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करो और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट, टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यानी हमें जो कॉलेज ऑफ एजुकेशन यहाँ पे है इंडिया में, उनका स्टैंडर्ड अच्छा रखना,
यानी उनकी क्वालिटी अच्छी रखनी, उनकी फैसिलिटीज़ वहाँ पे जो है वो अच्छे होने चाहिए। तो उसमें हमारे इफेक्टिव टीचर्स प्रोड्यूस होते हैं वहाँ से, है ना। वो हमें अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स दे देंगे वहाँ से, उन कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो है वो अच्छे अच्छे टीचर्स प्रोड्यूस करेंगे। तो ये मेन एम है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का, ठीक है। तो उसका क्या है, काम है कि डेवलप करना या इस टीचर एजुकेशन को डेवलप करना विद प्लान एंड कोऑर्डिनेशन मैनर में, ठीक है। हाँ, टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड एंड फंक्शनिंग ऑफ टीचर एजुकेटर्स, यानी टीचर एजुकेटर जो काम करेंगे कल एजुकेशन के इस फील्ड में, तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, तो ये काम है, ये मेन एम है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का, ठीक है। हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन, आज के एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ो। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग वाज एस्टैब्लिश्ड इन, NCERT जिसको कहते हो आप, इसको कब एस्टैब्लिश किया गया है? 1961, B 1962, C 1963, D 1964। इसको पढ़ो और आंसर करो सब। वेरी गुड, सबको आंसर आना चाहिए। NCERT की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है, ये बताना आपको। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके मैक्सिमम का आंसर आ गया है। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट 1961 में, यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंडियन गवर्नमेंट की थी, उसने एस्टेब्लिश किया एनसीईआरटी को 1961 में। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है, ये भी एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है, एस्टैब्लिश किया 1961 में। किसके लिए? लिटरेरी, साइंटिफिक एंड चैरिटेबल सोसाइटी, यानी लोगों के फायदे के लिए बनाया गया है, ठीक है। हाँ, वहां पे रिसर्च किया जाएगा, है ना, वो प्रोवाइड करते हैं, टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड करते हैं, है ना, यानी लोगों के फायदे के लिए बनाया गया है इस सोसाइटी, इस एनसीईआरटी को। किस एक्ट के तहत बनाया गया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, किस एक्ट के तहत बनाया गया? सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट जो 1860 का है, ठीक है, इस एक्ट के तहत बनाया गया है इसको, ठीक है। तो ये जो एक्ट है, ये भी मतलब इसमें जो इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं वो लोगों के फायदे के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, इस एक्ट के तहत है। इस एक्ट का काम ही है कि उन इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करना जो सोसाइटी को फायदा पहुंचाएंगे, ठीक है। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो एनसीईआरटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये भी आ सकता है कभी कभार एग्जाम में। ये न्यू दिल्ली में है। किस जगह है? इट इज हेडक्वार्टर लोकेटेड एट श्री अरबिंदो मर्ग में है, न्यू दिल्ली में। तो इस वक्त इसका डायरेक्टर कौन है? वो है डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी इसका डायरेक्टर है अभी इस एनसीईआरटी का, यानी अभी 2022 से तो ये इसका डायरेक्टर है। सो आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज एमसीक्यू सीरीज। और आपको कैसा लगा, आप लाइव चैट खत्म होके आप कमेंट में बताओ, या आप फीडबैक भी दे सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो कैसा लगा आपको? तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन आज के लिए रखूंगा, उसका आंसर आप कमेंट में करोगे। क्वेश्चन क्या है? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग? एनसीईआरटी का प्रेसिडेंट कौन रहता है, ठीक है। हाँ, कौन होता है इसका प्रेसिडेंट और इस वक्त कौन है? एनसीईआरटी का प्रेसिडेंट कौन होता है और इस वक्त कौन है, ठीक है। तो ये आपको कमेंट में आंसर करना है। देखते हैं कौन कौन आंसर करेगा इसका, ठीक है। हाँ, तो थैंक यू एवरीवन, जुड़े रहो फिलर फॉर्म के साथ। आप नोटिस कैसे डाउनलोड करोगे? आप इस वेबसाइट पे जाके www.ugc-net.com, इस पे आप जा सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, अपने नोट्स ले सकते हैं। और फिलर फॉर्म के एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करो, उससे भी आप लाभ ले सकते हैं। तो आप फीडबैक दे दो www.fillerform.info, इस पे भी फीडबैक दे सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू दिस व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। तो ये फ्री क्लास से इनका आप लाभ ले सकते हैं। तो
और ये क्लासेस कभी मिस नहीं करना, ठीक है। हाँ, तो आप भी मेहनत करते रहो, नेक्स्ट टाइम आपका नाम JRF अचीवर्स में आना चाहिए। तो ये 28 से क्विज होने वाली है फिलर फार्म की वेबसाइट पे www.ugc-net.com, इस पे क्विज होने वाली है। इस पे ये फ्री क्विज है, कोई पैसा नहीं देना है ना। हाँ, फ्री क्विज है, इस पे आप इसका लाभ ले सकते हैं। देखो, इसका लाभ वही ले सकते हैं जो सीरियस पीपल है, जो कहेंगे अरे यार अब क्या है, इसको छोड़ो, हाँ करेंगे ऐसे ही हम, है ना। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप कॉन्फिडेंट रहोगे। जितने यहाँ पे इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको रैंक मिलेगा, और इससे इस टेस्ट देने से आपको प्राइज भी मिल सकता है ना। आप कोई प्राइज जीत सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर आप अच्छा कर पाओगे तो इसमें आप पार्टिसिपेशन करो, रजिस्ट्रेशन करो और पार्टिसिपेट करो फिर 28 मार्च से, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। और कोई क्वेश्चन होगा आप कमेंट में लिखो, उसका आंसर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर क्विज विच विल स्टार्ट फ्रॉम 28 मार्च, ठीक है। हाँ, चलो थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट MCQ सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय।